हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक का नाम है हमारे भारत के जो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। लॉन्ग में कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में इससे सवाल आते रहते हैं, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उनका वर्णन किया गया है। बात करें इनकी, तो इन्हें हम क्या करते हैं, आयरलैंड के संविधान से इन्होंने लिया है। हमने क्या किया है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये जो तत्व है, ये राज्य के लिए नैतिक और संवैधानिक जो निर्देश हैं, क्या डीपीएसपी क्या होते हैं, ये राज्य के लिए नैतिक और संवैधानिक निर्देश होते हैं, जिनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट बनाना होता है। बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी या जो नीति निर्देशक तत्व है, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। अर्थात यदि इनका उल्लंघन हो जाए तो इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया नहीं जा सकता, लेकिन देश के शासन में ये मौलिक होते हैं। क्या देश के शासन में ये मौलिक आधार प्रदान करते हैं, और कानून बनाते समय राज्य का कर्तव्य होता है कि वह इन कर्तव्यों को ध्यान रखें। क्या कानून बनाते समय राज्य का कर्तव्य होता है कि वह इन जो इस सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इनको ध्यान में रखकर ही क्या है कि कोई भी कानून बनाए। अब हम देखते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या इनका बताया गया है, इनके बारे में देखते हैं। पहला अनुच्छेद आता है हमारे अनुच्छेद 36, जिसमें इसकी परिभाषा दी गई है। किसकी? राज्य की परिभाषा की बात करें तो इस भाग में राज्य का वही अर्थ है जो हमारे भाग 3 मतलब जो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है, वही अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। जब तक कि संदर्भ में कोई और अर्थ अपेक्षित ना हो, तब तक राज्य की परिभाषा वही रहेगी, जिसका अर्थ क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होते हैं। क्या? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य जो सार्वजनिक प्राधिकरण होते हैं, इन पर लागू होते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है, इस भाग में अंतर्विष्ट सिद्धांतों का लागू होना, मतलब यह अनुच्छेद हमें बताता है कि इस भाग में दिए गए सिद्धांत किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। यह अनुच्छेद 37 क्या बताता है कि इस भाग में दिए गए सिद्धांत क्या किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये भाग 4 है, या ध्यान रखना आप। हालांकि देश के शासन के में मौलिक होते हैं, और कानून बनाने में राज्य का कर्तव्य होगा कि वो इन सिद्धांतों को लागू करे। ये जो हमारे सिद्धांत है, यह उनकी गैर परिवर्तनीय प्रकृति को स्पष्ट करता है। क्या? जो अनुच्छेद 37 क्या बताता है कि इनकी गैर परिवर्तनीय प्रकृति को स्पष्ट करता है, लेकिन साथ ही इनकी शासन में मौलिकता को भी रेखांकित करता है। साथ ही क्या करता है, शासन में उनकी जो मौलिकता है उसको भी रेखांकित करता है। अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। बात करें अनुच्छेद 38 की, क्या कहता है ये कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और सुरक्षित करने का प्रयास करेगा जिसमें क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। क्या? राज्य क्या है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और सुरक्षित करने का प्रयास करेगा जिसमें हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, राष्ट्रीय जीवन की सभी जो संस्थाएं हैं इनको अनुप्राणित करें। राज्य के विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समूहों के अवसर, सुविधाओं और प्रतिष्ठा की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या की बात करें तो राज्य क्या है, विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच और विभिन्न क्षेत्रों में जो समूहों के बीच अवसर, सुविधाओं और प्रतिष्ठा की जो असमानता हैं, इसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। बात करें इस प्रावधान की, तो ये प्रावधान हमारे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, और ये अनुच्छेद राज्य में क्या है, एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने की अपेक्षा करता है। अनुच्छेद 39 की बात करें, अनुच्छेद 39 क्या कहता है, ये कहता है राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व है, उनकी बात करें
तो राज्य का विशेष रूप से अपनी नीति को सुरक्षित करने की दिशा में कुछ बातों को डायरेक्टिव करेगा। बात करते हैं कौन कौन से तत्व है जिनको डायरेक्टिव करेगा। तो ध्यान रखना 39A में क्या लिखा गया है, हमारे पुरुष और महिला नागरिक, क्या पुरुष और महिला नागरिक समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तो इसमें महिला और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है, किसमें, आजीविका के मामलों में। बी में बताया गया हमारे समुदाय के जो भौतिक संसाधन है इनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि वह सामूहिक हित की सर्वोत्तम सेवा करे, कि जो इस प्रकार से वितरित होना चाहिए, क्या, जो हमारे भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से वितरित होना चाहिए कि वो क्या करे, सामूहिक हित की सर्वोत्तम सेवा करे। जो 39C की बात करें तो आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से होना चाहिए, क्या, आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि धन और उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में संकेंद्रण नहीं हो, क्या, धन और जो उत्पादन के साधन है इनका कुछ हाथों में संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। फिर 39D की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, क्या करें, 39D की बात करें तो पुरुषों और महिलाएं दोनों के लिए क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। फिर 39E की बात करें तो श्रमिकों, इसमें हम पुरुष और महिला दोनों को शामिल करते हैं, तो श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो हमारे श्रमिक है तो श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और बच्चों को उनकी उम्र या ताकत के प्रतिकूल व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर ना किया जाए। ये 39E में दिया गया है। 39F की बात करें तो बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता गरिमा की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जानी चाहिए, क्या, बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जानी चाहिए। और युवाओं के शोषण और नैतिकता, या युवाओं के शोषण तथा नैतिकता एवं भौतिक परित्याग से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये प्रावधान हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद क्या, समाजवादी सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण समुच्चय है। अब अनुच्छेद 39A की बात करते हैं। 39A में क्या दिया गया है, 39A के अनुसार देखें तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, जो हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39A। तो इसके प्रावधानों की बात करें तो इसके प्रावधान के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली इस प्रकार कार्य करे कि न्याय सभी को समान अवसर के आधार पर उपलब्ध हो। न्याय क्या है, हमारे सभी को समान अवसर के आधार पर उपलब्ध हो, और आर्थिक या फिर अन्य अक्षमताओं के कारण, क्या, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं किया जाए। तो ये प्रावधान किया गया हमारे 39A के अंदर। राज्य क्या है, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी करेगा। राज्य क्या करेगा, राज्य का मतलब हमारे देश की बात कर रहे हैं, तो राज्य मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करेगा। यह हमारे गरीबों और वंचितों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करता है। तो इसी कारण क्या है, हमारे केंद्र स्तर पे तो नालसा, NALSA, और हमारे राज्य स्तर पे सालसा, इनका गठन किया गया है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। अनुच्छेद 39A के तहत ही केंद्र स्तर पे तो नालसा नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे क्या, सालसा, इनका गठन किया गया है। आप इनको भी याद रखेंगे। अब आता अनुच्छेद हमारे 40। अनुच्छेद 40 का क्रक्स ये है, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रावधानों की बात की गई है अनुच्छेद 40 में। तो राज्य क्या, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य क्या, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो राज्य क्या है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, साथ ही साथ उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा। उन्हें क्या करेगा, ऐसी ग्राम पंचायतों को शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें क्या है, स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने में सक्षम बनने के लिए जरूरी हो। यह हमारे गांधीवादी सिद्धांतों को दर्शाता है और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के अनुसार क्या है कि काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। क्या, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। तो राज्य क्या है, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, तो इसमें पहले क्लॉज डाल दिया गया, राज्य क्या अपनी आर्थिक और विकास की सीमाओं के भीतर रह के काम करेगा। लेकिन इनके भीतर रह के उसे क्या करना है, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता और अन्य कई
अनर्य अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। लेकिन कैसे? अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर रह के करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति ये मांग नहीं सकता, जो सरकार है या राज्य है उनके पास जब संसाधन होंगे तब वो ये चीज़ें देंगे। और ये हमारे सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को मजबूत करता है। अगला आता हमारा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान। क्या अनुच्छेद 42 क्या कहता है? काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां तथा मातृत्व राहत का प्रावधान। तो राज्य क्या है? काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। जैसे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनमें जो महिलाएं होती हैं उनको गर्भावस्था के दौरान 6 महीने का अवकाश दिया जाता है, वेतनिक अवकाश होता है। और जो पुरुष होते हैं उनको 15 दिन का वेतनिक अवकाश दिया जाता है। उसी तरह हमारे जो ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत जो हमारे महिला श्रमिक होते हैं उनको हमारे 45 दिन का वेतनिक भुगतान किया जाता है, जबकि हमारे जो पुरुष होते हैं उनको 15 दिन का वेतनिक भुगतान किया जाता है। तो ये प्रावधान हमारे अनुच्छेद 42 के अंदर ही आते हैं। तो यह हमारे श्रमिकों के कल्याण और महिला श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अगला आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी। क्या श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी की बात करें तो राज्य उपयुक्त विधान या फिर आर्थिक संगठन के द्वारा किसी अन्य तरीके से कृषि, उद्योग या अन्य किसी क्षेत्र में सभी श्रमिकों को काम, जीवन यापन के लिए मजदूरी, काम की ऐसी शर्तें सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा जो एक सभ्य जीवन स्तर और अवकाश का पूर्ण आनंद सुनिश्चित करे और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी प्रदान करे। तो इसके अनुसार क्या राज्य क्या प्रावधान करेगा? राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य तरीके से हमारे कृषि, उद्योग या अन्य क्षेत्रों में सभी श्रमिकों को, जितने भी श्रमिक होंगे इनमें क्या सभी श्रमिकों को काम, जीवन यापन के लिए मजदूरी, काम की ऐसी शर्तें सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा जो क्या एक सभ्य जीवन स्तर और अवकाश का पूर्ण आनंद सुनिश्चित करे और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर भी प्रदान करे। राज्य क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या फिर सहकारी आधार पर, राज्य क्या करेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और ये भी हमारे क्या गांधीवादी सिद्धांतों का एक उदाहरण माना जाता है। अनुच्छेद 43(1) की बात करें, अनुच्छेद 43(1) की बात करें तो इसमें क्या प्रावधान दिया गया है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो ये हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो बात करें प्रावधान की तो राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य क्या करेगा? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। यह हमारे समाजवादी विचारधारा को दिखाता है। यह हमारे क्या दिखाता है? समाजवादी विचारधारा को दिखाता है। फिर आता 43(b) सहकारी समितियों का संवर्धन। तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। राज्य क्या है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो राज्य क्या है? हमारी सहकारी समितियां होती है। तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और जो पेशेवर प्रबंधन है इसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह हमारे सहकारी आंदोलन को मजबूत करता है। जो अनुच्छेद 43(b) है ये क्या करता है? हमारे सहकारी आंदोलन है इसको मजबूत करता है। बात करें अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात कहता है अनुच्छेद 44। तो राज्य क्या है? भारत के पूरे क्षेत्र में, भारत क्या है हमारे? राज्य क्या है? भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। और ये प्रावधान हमारे क्या उदारवादी सिद्धांत माना जाता है और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में एक कदम होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होते हैं? व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जो वाद होते हैं वो हमारे क्या नागरिक संहिता के अंदर शामिल किए जाते हैं। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। क्या बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात करें तो राज्य क्या है? 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, राज्य क्या है? 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
यह हमारे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संशोधित किया गया इसके अंदर, और इसको 6 वर्ष की बजाय अब क्या कर दिया, 14 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष से बढ़ा के कितना कर दिया, 14 वर्ष कर दिया गया। तो पहले ये 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान था, जिससे बाद में इसे एक मौलिक अधिकार भी बना दिया गया। किसके तहत, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये किया गया। तो प्रावधान ये है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जो कमजोर वर्ग है, इनकी शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। जो हमारे SC, ST और जो अन्य कमजोर वर्ग है, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कहता है अनुच्छेद 46। तो प्रावधानों की बात करें तो राज्य क्या हमारे विशेष देखभाल के साथ, राज्य क्या विशेष देखभाल के साथ लोगों के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। और ये हमारी गांधीवादी सिद्धांत है और सामाजिक न्याय पे जोर देता है। अनुच्छेद 47 की बात करें अगला, तो पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य की बात करता है। क्या करता है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य के बारे में बात करता है। राज्य क्या अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। तो राज्य क्या मानेगा, अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा। राज्य क्या विशेष रूप से जो औषधीय जो प्रयोजन होते हैं, इनको छोड़ के मादक पेय, जिसे हम शराब कहते हैं, और स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक दवाएं होती हैं, उनके उपभोग के निषेध का प्रयास करेगा कि वह जो ऐसी दवाइयाँ, ऐसी जो पादप जिनको दवाइयों में काम लिया जाता है, उनको छोड़ दो। बाकी जितने भी जो मादक पेय होते हैं, जिन्हें हम शराब कहते हैं नॉर्मली, या ड्रग्स कह सकते हैं, या फिर स्वास्थ्य को जो हानिकारक दवाइयाँ होती हैं, उनके लिए निषेध करेगा उनको उपभोग करने को। तो ये भी हमारे क्या एक गांधीवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 की बात करें, अनुच्छेद 48 क्या कहता है, तो राज्य क्या है हमारे आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर, राज्य क्या करेगा, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा, और विशेष रूप से हमारे गाय और बछड़ों तथा अन्य जो दुधारू और वाहक पशु होते हैं, वाहक का मतलब जो हमारे बैल होते हैं, उनकी बात करते हैं, ऊँट, तो ऐसे वाहक पशु, इनके वध पर रोक लगाना, इनकी बात कहता है अनुच्छेद 48। तो बात करें क्या कहता है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा, और विशेष रूप से हमारे गाय, बछड़े और जो अन्य दुधारू और वाहक पशु हैं, उनके वध पर रोक लगाएगा। उनकी नस्लों में सुधार के लिए भी कदम उठाएगा, और क्या करेगा, उनकी जो नस्लें हैं, तो नस्लों में सुधार के लिए भी कदम उठाएगा। तो ये भी हमारे क्या है एक गांधीवादी सिद्धांत है। अगला अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A की बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, कि पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करें तो 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो राज्य क्या करेगा, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा देश के जो वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। तो राज्य क्या करेगा, हमारा पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा देश के जो वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। यह हमारे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो राज्य के दायित्व है उसको स्थापित करता है। ये क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो राज्य के दायित्व है उसको स्थापित करता है। अगला अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद 49 की बात करें अनुच्छेद, तो ये क्या कहता है, हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है और वस्तुएं होती हैं, उनको संरक्षण की बात कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून या उसके द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक, स्थान या फिर हमारे कलात्मक या ऐतिहासिक हित की जो वस्तुएं होती हैं, उनको राज्य के लिए विनाश, विरूपण, हटाने, निपटाने या निर्यात से बचाना राज्य का कर्तव्य होगा। तो राज्य के कौन कौन से कर्तव्य बताए गए हैं कि जो संसद के बनाए गए कानून और उसके तहत जो घोषित हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जैसे हमारा लाल किला है, ताजमहल है, या फिर जो हमारा आमेर का महल है, तो ये हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है। कोई भी स्थान है, कलात्मक या ऐतिहासिक हित की कोई वस्तु है, तो इन सब के लिए क्या है, राज्य के लिए विनाश, विरूपण, हटाने, निपटाने या निर्यात से बचाने का राज्य का ही कर्तव्य होगा कि राज्य इन सब से रोकेगा।
तो ये हमारे क्या सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर देता है। ये क्या करता है, हमारे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर देता है। बात करें अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 में क्या प्रावधान है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण की बात कहता है अनुच्छेद 50। तो राज्य क्या सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य क्या करेगा, सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। यह हमारे उदारवादी सिद्धांत है और शक्तियों के पृथक्करण को मजबूत करता है। ये क्या करता है, हमारे उदारवादी सिद्धांत और शक्तियों के पृथक्करण को मजबूत करता है। बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करें तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। क्या, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक जो संबंध है वो बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्व के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना। जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे उन विवादों को क्या मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। ये भी हमारे उदारवादी सिद्धांत और भारत की जो विदेश नीति है उसका आधार है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो हमने सारे के सारे अनुच्छेद और उनके प्रावधान तो देख लिए। अब हम देखेंगे उनके बारे में जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। अर्थात जो हमारा मूल संविधान था उनमें तो वो प्रावधान नहीं थे, लेकिन जो बाद में समय के साथ उसमें जोड़े गए, तो उन प्रावधानों की बात करते हैं। तो कई संविधान संशोधनों ने डीपीएसपी में नए अनुच्छेद जोड़े या फिर जो मौजूदा प्रावधान थे उनमें संशोधन किया। बात करें उनकी तो पहला आता हमारे क्या 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसके तहत डीपीएसपी में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 39A मतलब समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये अनुच्छेद 39A में आता है, ये जोड़ा गया। 43A मतलब उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी होती है, ये जोड़ा गया। और 48A मतलब पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा। ये 3 नए अनुच्छेद 39A, 43A और 48A ये इसके अंदर जोड़े जाते हैं। बात करें 39 की तो अनुच्छेद 39 में बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करने के लिए भी बदलाव किए गए। तो अनुच्छेद 39 के अंदर क्या किया गया, नया नहीं जोड़ा गया बल्कि इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। क्या कि बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करने के लिए कुछ बदलाव किए गए। अगला संविधान संशोधन आता है हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978। बात करें इसमें तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए संशोधन के माध्यम से। अनुच्छेद 38 में एक नया खंड जोड़ा गया जिसमें राज्य को आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों में असमानताओं को कम करने के निर्देश दिए गए। कि अनुच्छेद 38 में एक नया खंड जोड़ा गया जिसमें क्या हमारे राज्य को आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया गया। फिर आता हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002। या 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात करें तो अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। कि जो 45 था हमारा अनुच्छेद उसकी विषय वस्तु को बदल दिया गया और इसने प्रारंभिक बचपन की देखभाल और 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा को राज्य के लिए एक डीपीएसपी बना दिया। क्या, इसने प्रारंभिक बचपन की देखभाल और 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षा है उसको राज्य के लिए एक डीपीएसपी बना दिया। जबकि हमारे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या, हमारे 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा को हमारे अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। चौथा संविधान संशोधन आता हमारे कौन सा 57वां संविधान संशोधन 2011। इसके अनुसार अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया जो हमारे सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो इस तरह हमने देखा 4 संविधान संशोधन जिनके तहत डीपीएसपी में कुछ परिवर्तन या फिर नए प्रावधान जोड़े गए। अब परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए जो डीपीएसपी है या नीति निर्देशक तत्व है उनकी क्या विशेषताएं, तो आपको बताना पड़ेगा। पहली विशेषता आती है कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य। क्या, कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की बात करें तो ये भारत को एक पुलिस राज्य मतलब कानून और व्यवस्था से एक कल्याणकारी राज्य मतलब सामाजिक और आर्थिक कल्याण में बदलने का लक्ष्य रखते हैं। डीपीएसपी क्या करते हैं, भारत को एक पुलिस राज्य से एक कल्याणकारी राज्य में बदलने का लक्ष्य रखते हैं। दूसरी विशेषता आती है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। तो ये देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये देश में क्या करते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार हमारे राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। ये दोनों शब्द आप याद रखेंगे।
जो DPSP है ये तो हमारे क्या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, जबकि हमारे मूल अधिकार क्या करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। इन शब्दों को आप याद रखेंगे तो बेहतर नंबर आएंगे। तीसरा हमारा विशेषता की बात करें तो न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय मतलब DPSP की बात करें तो ये कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन वे देश के शासन में मौलिक होते हैं। इनका अर्थ है कोई व्यक्ति DPSP का यदि उल्लंघन होता है तो सीधे उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता, तो न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय है। फिर बात करें अगला प्रावधान विशेषता का, तो सरकार के लिए नैतिक और संवैधानिक दायित्व, तो ये क्या है, हमारे सरकारों पर एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व डालते हैं। जो DPSP की है तो ये क्या करते हैं, सरकारों पर एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व डालते हैं। वे हमारे कानून और नीतियाँ बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करें। तो ये संवैधानिक दायित्व डालते हैं कि जब भी कानून और नीतियाँ बनेगी तो इन सिद्धांतों का पालन किया जाए। फिर DPSP को कुछ विचारधाराओं में भी बांटा जाता है। DPSP की बात करें तो DPSP को कुछ विचारधाराओं में बांटा जाता है। जैसे DPSP को मुख्य रूप से 3 व्यापक श्रेणी में बांटा जाता है। जैसे कुछ अनुच्छेद हमारे समाजवादी सिद्धांत का प्रतिरूपण करते हैं, कुछ गांधीवादी सिद्धांत का, और कुछ हमारे उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिरूपण करते हैं। जैसे समाजवादी सिद्धांत की बात करें तो हमारे अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47, तो ये अनुच्छेद क्या करते हैं, हमारे समाजवादी सिद्धांत का प्रतिरूपण करते हैं। जबकि हमारे गांधीवादी की बात करें तो 40, 43, 43B, 46, 47 और 48, ये अनुच्छेद हमारे गांधीवादी सिद्धांत का प्रतिरूपण करते हैं। जबकि हमारी उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत की बात करें तो अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51, तो 3 प्रकार की श्रेणी में इसे बांटा गया है। कौन कौन से, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। छठी विशेषता आती है हमारी विधायी और कार्यकारी जो कार्य हैं उनकी वैधता का परीक्षण। यद्यपि जो हमारे DPSP होते हैं ये क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, मतलब न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय इन्हें मतलब DPSP को संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं कि न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता, ये तो बात सत्य है, लेकिन न्यायालय ऐसा नहीं कि इनको दरकिनार करता, मतलब इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यायालय का कोई भी कानून है, मतलब कोई भी कानून, मतलब कि किसी भी कानून की संवैधानिकता का जब निर्धारण किया जाएगा तो उस समय तो न्यायालय क्या कर सकता है, DPSP को एक संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग कर सकता है। यह देखकर कि क्या कानून DPSP को प्रभावी करने के लिए बनाया गया है या नहीं। तो इस तरह हमने कुछ विशेषताएं देखी DPSP की। अब कितनी भी दुनिया में कितनी भी अच्छी चीज़ें हो, कितनी बढ़िया चीज़ें हो, हर चीज़ की एक आलोचना होती है। तो परीक्षा में कई बार आपसे आलोचना पूछी जा सकती है, तो DPSP की आलोचना के बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ बिंदु। तो नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की बात करें, पहला कोई कानूनी शक्ति नहीं, मतलब ये केवल एक नैतिक उपदेश माने गए हैं। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इनकी कोई कानूनी शक्ति नहीं है। इनकी क्या है, कोई कानूनी शक्ति नहीं है। इन्हें पवित्र आकांक्षाएं या नैतिक उपदेश कहा गया है, जो केवल अच्छी भावनाएं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। जो केवल क्या मानी जाती है, अच्छी भावनाएं या फिर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। दूसरी आलोचना की बात करें तो तार्किक रूप से अव्यवस्थित है। आलोचकों का तर्क है कि ये किसी सुसंगत दर्शन पर आधारित नहीं है। ये क्या, किसी सुसंगत दर्शन पर आधारित नहीं है और तार्किक रूप से व्यवस्थित भी नहीं है। यह कहा जा सकता है कि इन्हें विभिन्न विचारधाराओं से बेतरतीब ढंग से एकत्र किया गया, जहाँ से मन किया वहाँ से कोई भी प्रावधान उठाया गया और नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया। तो यही आता है कि ये किसी भी सुसंगत दर्शन पर आधारित नहीं है। तीसरी आलोचना थी रूढ़िवादी। कुछ आलोचकों का मानना है कि ये 20वीं सदी के मध्य के विचारों को दर्शाते हैं और बदलते समय के साथ अप्रचलित हो गए हैं। क्या, जैसे समय बदल रहा है तो समय के साथ बदलने के साथ ये नीति निर्देशक तत्व क्या अप्रचलित हो गए हैं। फिर संवैधानिक संघर्ष, तो इनके और मौलिक अधिकारों के बीच में संघर्ष की संभावना हमेशा चलती रहती है। केशवानंद भारती मामले 1973 के बाद मौलिक अधिकार सर्वोच्च माने गए, लेकिन 42वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 39B और 39C में जो निहित DPSP और मौलिक अधिकार है, मतलब 14 और 19, उस पर वरीयता दी है। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है तो 14 और 19 इस पर वरीयता दी थी हमारे 42वें संविधान संशोधन में। तो ये एक तरह का विवादित मुद्दा रहा था। तो बात करें शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन,
तो कुछ हद तक ये हमारे कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को बढ़ावा दे सकता है। क्यों? क्योंकि न्यायालय इनके आधार पर कानूनों की समीक्षा कर सकते हैं। अगली हमारी आलोचना आती है व्यापारिक जो कठिनाइयाँ। तो राज्य की आर्थिक क्षमता, सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण कई डीपीएसपी को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। तो इस तरह हमने देखा 6 आलोचनाएं। पहली आलोचना हमारी कोई कानूनी शक्ति नहीं, मतलब इनको केवल नैतिक उद्देश्य माना जाता है। दूसरी आलोचना हमारे तार्किक रूप से अव्यवस्थित है। तीसरा रूढ़िवादी। चौथा संवैधानिक संघर्ष रहा है इसका। पांचवा हमारा शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करते। छठा हमारा व्यापारिक कठिनाइयाँ है। अब हम बात करेंगे नीति निर्देशित तत्व और मौलिक अधिकार में तुलना की बात करें अंतर की। तो नीति निर्देशित तत्व मतलब हमारा डीपीएसपी और मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। दोनों ही भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन उनके उद्देश्य, प्रकृति और प्रवर्तनीयता, इन दोनों को मिला करके देखें तो दोनों में काफ़ी सारे अंतर हैं। अंतरों की बात करें, पहले इस संविधान के भाग की बात करें तो मौलिक अधिकारों में भाग 3 में 12 से 35 के बीच में है अनुच्छेद, जबकि हमारा डीपीएसपी भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। किस देश से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकार तो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो बिल ऑफ राइट्स है यहाँ से लिए गए हैं, जबकि हमारा डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्या? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन आप ये भी याद रखना कि आयरलैंड ने किससे लिया था, या आयरलैंड ने किससे लिया था? स्पेन से लिया था। ध्यान रखना, ये भारत ने तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं और आयरलैंड ने कहाँ से लिए? स्पेन से। प्रकृति की बात करें तो मौलिक अधिकार हमेशा नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, मतलब राज्य को कुछ करने से प्रबंधित करते हैं, जबकि डीपीएसपी क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं, ये राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं। प्रवर्तनीयता की बात करें तो हमारे जो मौलिक अधिकार है ये हमारे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय या हमारे जस्टिसेबल है, मतलब उल्लंघन होने पे आप सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। जबकि हमारा डीपीएसपी क्या होते हैं? अप्रवर्तनीय होते हैं, मतलब उल्लंघन होने पर न्यायालय में नहीं जा सकते। लक्ष्य की बात करें तो मूल अधिकार की बात करें तो देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, जबकि हमारा डीपीएसपी देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, मतलब एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य बताया गया है इसके अंदर। उद्देश्य की बात करें तो मौलिक अधिकार क्या? व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि डीपीएसपी क्या करता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय और समानता सुनिश्चित करता है। कानूनी बाध्यता की बात करें तो मौलिक अधिकार क्या? कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जबकि हमारा डीपीएसपी नैतिक और संवैधानिक रूप से बाध्यकारी, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। सर्वोच्चता की बात करें दोनों में से बड़ा कौन है? तो हमारे सामान्यतः मौलिक अधिकार सर्वोच्च माने गए हैं। ये किस में बताया गया था? हमारे केशवानंद भारती में तय किया गया था कि मौलिक अधिकार हमारे सर्वोच्च माने गए हैं। हालांकि कुछ डीपीएसपी जो हमारे 39B और 39C, इसको हमारे जो मूल अधिकार है 14 और 19, इस पे वरीयता दी गई। जबकि डीपीएसपी की बात करें तो मौलिक अधिकारों के पूरक है, लेकिन सामान्यतः उनके अधीन है, मतलब उनके ऊपर नहीं है। बात करें राज्य के दृष्टिकोण की तो मूल अधिकार क्या के बारे में, तो राज्य की सत्ता पर सीमाएं लगाते हैं, या राज्य की जो सत्ता है उस पर सीमाएं या कंट्रोल लगाते हैं। जबकि डीपीएसपी की बात करें तो राज्य के लिए दिशा निर्देश और लक्ष्य प्रदान करते हैं। तो हमने ये मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में काफ़ी सारे अंतर देखे। अब हम देखेंगे पूरकता और सामंजस्य। डीपीएसपी और मूल अधिकार के बीच में जो सामंजस्य और पूरकता की बात करें तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, जबकि डीपीएसपी हमारे सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। दोनों मिलकर हमारे सामाजिक जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक और कल्याणकारी आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे डीपीएसपी और मूल अधिकार हैं ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक और कल्याणकारी आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? विभिन्न निर्णयों में इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है, ये मानते हुए कि हमारे डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकारों की व्याख्या डीपीएसपी के आलोक में ही की जानी चाहिए ताकि हमारे संविधान के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यदि ओवरऑल संक्षेप में देखें तो डीपीएसपी क्या भारत के शासन के लिए एक दिशा निर्देशक पथ जो दर्शन है वो प्रदान करते हैं। डीपीएसपी क्या करते हैं? भारत के शासन के लिए एक दिशा निर्देशक दर्शन प्रदान करते हैं, जबकि हमारे मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के मनमानी कृत्यों से बचाते हैं। अब हम देखें दिशा नीति निर्देशक तत्व और जो मौलिक अधिकार हैं उनके बीच में काफ़ी समय से पंगा चल रहा था।
तो इसके संबंध में कौन कौन से केस आए थे इनके बारे में बात करें। तो भारतीय न्यायपालिका ने डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन संबंध को कई ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से परिभाषित किया है। ये दोनों संविधान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और प्रवर्तनीयता में अंतर है। किसके? डीपीएसपी और मौलिक अधिकार की। इसके लिए पहला केस आता है हमारा चंपकन दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य केस। ये हमारे मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ऊपर है, ये बताया गया था। वाद क्या था? हमारे राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए दिए गए जाति आधारित आरक्षण था। कि शिक्षा के लिए जो दिया गया जाति आधारित आरक्षण था डीपीएसपी में अनुच्छेद 46 से प्रेरित हो गए। इसको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था, मतलब भेदभाव के विरुद्ध। अनुच्छेद 15-29 के तहत जो हमारे शिक्षा के आधार पर, जो शिक्षा के क्षेत्र में जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया था, यही हमारा चंपकम दोरायराजन बना मद्रास राज्य का केस था। निर्णय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी पर प्रभावी रहेंगे और डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, और ये क्या करते हैं? मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते। परिणाम की बात करें तो इस निर्णय के बाद संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 15(4) और 15 और 16(4) जोड़कर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को संवैधानिक वैधता दी गई, जिससे डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को अपवाद बनाया जा सके। अगला केस आता हमारा कौन सा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस की बात करें 1967 में, तो संसद क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। वाद की बात करें, संपत्ति के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी गई थी। इसमें क्या किया गया था? संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है उनके उल्लंघन के आधार पर भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी गई थी। बात करें निर्णय की, तो न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद क्या हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार क्या? अतिक्रामक और अप्रवर्तनीय है, मतलब उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और उनको परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। परिणाम की बात करें तो इस निर्णय ने डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों को बदलने की जो संसद की शक्ति है उसको प्रतिबंधित कर दिया। ये था हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967। तीसरा केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। ये हमारे संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत की बात आती है। तो संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसको चुनौती दी गई। वाद ये था, संसद की जो संविधान संशोधन की चुनौती है उसको शक्ति है उसको चुनौती दी गई, विशेषकर जब वे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। तो इस केस का निर्णय क्या आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को बदल या नष्ट नहीं कर सकती। क्या मूल ढांचा है तो मूल ढांचे को न तो बदल सकती है, न ही मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। परिणाम की बात करें तो इस निर्णय ने डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति है इसको स्वीकार किया, बशर्ते इसमें संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इससे क्या हुआ? इससे हमारे डीपीएसपी और जो मौलिक अधिकार है इनके बीच में संतुलन पे जोर दिया गया। इससे क्या हुआ? हमारे डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच में संतुलन पे जोर दिया गया। चौथा केस आता हमारा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस, जो कब आता है? हमारा 1980 में। ये हमारे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में संतुलन के लिए केस आता है। बात करें इसकी तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31C के विस्तार को चुनौती दी गई। क्या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31C के विस्तार को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि किसी भी डीपीएसपी को लागू करने वाला कानून मौलिक अधिकारों में 14, 19 और 21 पर प्रभावी होगा। क्या? यदि 31C के विस्तार की चुनौती दी गई थी, जिसमें क्या कि ये कहा गया कि किसी भी डीपीएसपी को लागू करने वाला कानून क्या है? मौलिक अधिकारों जिसमें हमारे अनुच्छेद 14, 19 और 21 इस पर प्रभावी होगा, और ये न्यायिक समीक्षा से भी परे होगा, मतलब इसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती। निर्णय की बात करें, न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के इस विस्तारित भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये विस्तार किया गया था, इस विस्तार को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच का संतुलन संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्या? मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच का संतुलन क्या है? संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। एक पर दूसरे की पूर्ण प्रधानता मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। परिणाम की बात करें तो इस निर्णय ने मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित किया, यह स्पष्ट करते हुए कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए उन्हें समाप्त या निरस्त नहीं किया जा सकता। तो सारांश के रूप में देखें तो हमारे 4 केस देखा हमने। 3 वादों ने दिखाया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में एक गतिशील संबंध है,
शुरू में हमारे मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी पे वरीयता दी गई थी चंपकम दो राय राजन के अंतर्गत। फिर संसद की जो मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति है उस पर सीमा लगाई गई हमारी गोलकनाथ केस के माध्यम से, और अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से एक संतुलन स्थापित किया जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों ही संविधान के महत्वपूर्ण स्तंभ है और इनके बीच में सामंजस्य और संतुलन ही क्या है संविधान का आधार है। और ये हमारे केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स केस है, इनके माध्यम से बताया गया। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने डीपीएसपी के सारे प्रावधानों को देखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।